स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। नए आपराधिक कानूनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सामुदायिक सेवा को पहली बार छोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में शुरू किया गया है। 2. सामुदायिक सेवा का प्रावधान सभी छोटे अपराधों और कुछ जघन्य अपराधों के साथ साथ पहली बार अपराध करने वालों पर भी लागू होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में पहली बार छोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत की गई है, जिसमें दंडात्मक उपायों के बजाय सुधार पर जोर दिया गया है। अतः कथन 1 सही है। यह प्रावधान विशेष रूप से 6 छोटे अपराधों पर लागू होता है, जिससे यह एक लक्षित और संरचित दृष्टिकोण बन जाता है। यह जघन्य अपराधों पर लागू नहीं होता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS आपके लिए लेकर आ रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स PYQ एनालिसिस, जिसमें बीते 6 वर्षों के प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा। यह सीरीज शुरू होगी 15 फरवरी रात 9 बजे से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्गम गुजरात की पावागढ़ पहाड़ियों से होता है। 2. इसे ढाढर और खानपुर जैसी सहायक नदियों द्वारा पोषित किया जाता है। 3. गुप्त और वल्लभी शासन के दौरान इसके तटों पर प्राचीन बस्तियां थी, जिसमें अंकोटक्का भी शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उपरोक्त विशेषताओं को परिभाषित करती है? ए. माही नदी, बी. विश्वामित्री नदी, सी. साबरमती नदी, डी. तापी नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, विश्वामित्री नदी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्वामित्री नदी गुजरात में पावागढ़ पहाड़ियों से निकलती है और वडोदरा से होकर बहती है तथा खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। इसे सहायक नदियां ढाढर और खानपुर द्वारा पोषित किया जाता है। इसके तटों पर स्थित अधिवास 1000 ईसा पूर्व प्राचीन है, जिनमें अंकोटक्का अब अकोटा भी शामिल है, जो गुप्त और वल्लभी शासन के दौरान विकसित हुई थी। इसमें अलवड़ीय जल के कछुए और मॉनिटर लिजाई पाई जाती है, जो इसे शहरी नदियों के बीच पारिस्थितिक रूप से अद्वितीय बनाती है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह स्टॉकहोम अभिसमय के तहत स्थापित आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन है। 2. भारत EFTA के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA यह आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन है, जिसे स्टॉकहोम अभिसमय के तहत स्थापित किया गया था, अतः कथन 1 सही है। भारत EFTA का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, यूरोपीय संघ, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद, अतः कथन 2 सही है। द्विपक्षीय व्यापार। भारत और EFTA देशों के बीच व्यापार वर्ष 2023-24 में 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वर्ष 2022-23 के 18.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। व्यापार अंतराल EFTA ब्लॉक के पक्ष में था। प्रमुख साझेदार स्विट्जरलैंड सबसे बड़ा, उसके बाद नॉर्वे। अगला प्रश्न है, डोकरा कलाकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह ढोकरा दामर जनजातियों द्वारा प्रचलित लोक कला का एक रूप है। 2. इसे बेल मेटल शिल्प के नाम से भी जाना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को एक अत्यंत बारीकी से तैयार की गई डोकरा कलाकृति भेंट की। डोकरा कला, जिसे बेल मेटल शिल्प के नाम से भी जाना जाता है, इसकी उत्पत्ति 4000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है, अतः कथन 2 सही है। यह ढोकरा दामर जनजातियों द्वारा प्रचलित लोक कला का एक रूप है, जो पारंपरिक रूप से धातुकार है, अतः कथन 1 सही है। ये कारीगर मुख्य रूप से पूर्वी भारत में पाए जाते हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड शामिल हैं, तथा छत्तीसगढ़ में भी इनकी उल्लेखनीय उपस्थिति है। डोकरा बनाने की विधि धातुकर्म कौशल को लुप्त मोम तकनीक के साथ मिलाकर बनाई जाती है। इसके बाद इस मॉडल को मोम में लपेटा जाता है, जहां बारीक विवरण सावधानी पूर्वक उकेरे जाते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह दुनिया के सबसे रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है। 2. यह दक्षिण पश्चिम में मलक्का जलडमरू मध्य से लेकर उत्तर पूर्व में ताइवान जलडमरू मध्य तक फैला हुआ है।
उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में चीन ने दक्षिण चीन सागर में प्रथम गहरे पानी वाले अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह दुनिया के सबसे रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है, अतः कथन एक सही है। यह दक्षिण पश्चिम में मलक्का जलडमरूमध्य से लेकर उत्तर पूर्व में ताइवान जलडमरूमध्य तक फैला हुआ है, अतः कथन दो सही है। यह प्रशांत और हिंद महासागर के बीच शिपिंग के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री प्रवेश द्वार और जंक्शन है। यह चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम सहित कई देशों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद बर्ड एटलस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह 3 वर्षीय परियोजना है और प्रवासी पक्षियों के बारे में जानने के लिए इसे फरवरी और जुलाई में आयोजित किया जाएगा। 2, इसका उद्देश्य शहर में पक्षियों के वितरण को समझना, उनकी आबादी में परिवर्तन की निगरानी करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हालिया खबरों के अनुसार हैदराबाद एक पक्षी एटलस विकसित कर रहा है। यह एक 3 वर्षीय परियोजना है और प्रवासी पक्षियों के बारे में जानने के लिए इसे फरवरी और जुलाई में आयोजित किया जाएगा, अतः कथन एक सही है। इसका मुख्य उद्देश्य शहर में पक्षियों के वितरण को समझना, उनकी आबादी में परिवर्तन की निगरानी करना, महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों की पहचान करना और भूमि उपयोग योजना के बारे में अधिकारियों को सूचित करना है, अतः कथन दो सही है। बता दें कि पुणे, मैसूर और कोयम्बटूर भारत के कुछ ऐसे शहर हैं जिन्होंने पक्षी एटलस विकसित किए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, लोक लेखा समिति सबसे पुरानी संसदीय समितियों में से एक है। 2, इसकी स्थापना 1921 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के बाद हुई थी। 3, इसका गठन हर वर्ष लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 308 के अंतर्गत किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता वाली लोक लेखा समिति ने सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स से संबंधित मौजूदा नियमों की समीक्षा करने का निर्देश दिया। अब जानते हैं लोक लेखा समिति के बारे में। यह सबसे पुरानी संसदीय समितियों में से एक है जिसकी स्थापना 1921 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के बाद हुई थी, अतः कथन एक सही है। इसकी स्थापना 1921 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के बाद हुई थी। इसका गठन हर वर्ष लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 308 के अंतर्गत किया जाता है, अतः कथन दो सही है। इसमें अधिकतम 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। यह सरकार के राजस्व और व्यय का लेखा परीक्षण करने, विभिन्न सरकारी खातों की जांच करने तथा कैग द्वारा लेखा परीक्षित स्वायत्त निकायों के आय और व्यय विवरणों की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, मक्का के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, स्वपरागण करने वाले गेहूं और चावल के विपरीत मक्के की परपरागण करने वाली प्रकृति संकर ब्रीडिंग को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाती है। 2, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत की पहली वैक्सी मक्का हाइब्रिड विकसित की है जो एमाइलोपेक्टिन स्टार्च से समृद्ध होने के साथ इथेनॉल उत्पादन के लिए आदर्श है। 3, आनुवंशिक रूप से संशोधित मक्का को अपनाने से भारत विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक बन गया है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्वपरागण करने वाले गेहूं और चावल के विपरीत मक्का की परपरागण प्रकृति संकर प्रजनन को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाती है, अतः कथन एक सही है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत की पहली वैक्सी मक्का हाइब्रिड विकसित की है जो एमाइलोपेक्टिन स्टार्च से समृद्ध होने के साथ इथेनॉल उत्पादन के लिए आदर्श है, अतः कथन 2 सही है। भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित मक्का अवैध है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट का सबसे अच्छा वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? ए, बीजों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक अनुसंधान केंद्र। बी, विश्व भर के बीजों को संग्रहित एवं संरक्षित करने के लिए निर्मित केंद्र। सी, पौधों के आनुवांशिक संशोधन पर केंद्रित एक प्रयोगशाला। डी, कृषि विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि संगठन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट
नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह के स्पिट्सबर्गेन में स्थित ग्लोबल सीड वॉल्ट में 9,30,000 से अधिक खाद्य फसल किस्मों के लाखों बीज संग्रहित हैं, जो वैश्विक कृषि जैव विविधता के लिए एक विशाल केंद्र के रूप में कार्य करने के साथ 13,000 वर्षों के कृषि इतिहास को संरक्षित करने में भूमिका निभाता है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। 2. इस देश में 13 प्रमुख ज्वालामुखी द्वीप और अनेक लघु द्वीप शामिल हैं, जिनमें यासुर, मानारो और गैरेट जैसे सक्रिय ज्वालामुखी भी शामिल हैं। 3. यहाँ वैश्विक औसत से 2 गुना गति से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे यह संयुक्त राष्ट्र के विश्व जोखिम सूचकांक के तहत वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक जोखिम वाला देश बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उपर्युक्त विवरण से सर्वोत्तम रूप से सुमेलित होता है? ए. फिजी, बी. वानुअतु, सी. सोलोमन द्वीप, डी. टोंगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वानुअतु। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वानुअतु दक्षिण प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व, फिजी के पश्चिम और सोलोमन द्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसमें 13 मुख्य ज्वालामुखी द्वीप और अनेक लघु द्वीप शामिल हैं। यहाँ पाए जाने वाले सक्रिय ज्वालामुखियों में यासूर, मानारो और गैरेट शामिल हैं। मूल रूप से यहाँ के निवासी मेलानेशियाई लोग थे तथा इन द्वीपों पर बाद में एंग्लो फ्रेंच का संयुक्त प्रभुत्व स्थापित हुआ और इसे उपनिवेश बनाकर इसका नाम न्यू हेब्रिड्स रखा गया। वर्ष 1980 में यह स्वतंत्र हुआ। वानुअतु को जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जहां समुद्र का स्तर वैश्विक औसत से 2 गुना गति से बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व जोखिम सूचकांक के अंतर्गत इसे वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक सुभेद्य राष्ट्र माना गया है। अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। परम युवा 2, प्रत्युष और परम रुद्र प्रायः किस संदर्भ में समाचारों में देखे जाते हैं? ए. भारत में सुपर कंप्यूटर, बी. प्राचीन भारतीय शस्त्र, सी. उपग्रह संचार प्रणालियां, डी. पारंपरिक भारतीय कला रूप। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।